मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम बेटा जब अपना टॉपिक पढ़ रहे थे प्रोटिस्टा, जहाँ पे हम लोगों ने खत्म कर दिया क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लेजिडेट्स, यूग्लिनोफाइटा और हमने प्रोटोजोआ खत्म कर दिया। मतलब हमने प्लांट लाइक प्रोटिस्ट खत्म कर दिया, हमने एनिमल लाइक प्रोटिस्ट को पढ़ लिया। आज का अपना टॉपिक है बेटा जी यहाँ पे फंगस लाइक प्रोटिस्ट, और हमारा टॉपिक जो बचा है बेटा, टॉपिक का नाम है यहाँ पे स्लाइम वर्ड। स्लाइम वर्ड का मतलब होता है स्लिपरी, और बेटा मोल्ड वर्ड का मतलब होता है फंगस। मतलब एक स्लिपरी फंगस है, हम उसको बोलते हैं यहाँ पे स्लाइम वर्ड। दे आर यूनिसेलुलर, बट इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो मेनली स्लिपरी होगा। तो हमें कहेंगे ये मेनली वेजिटेशन वगैरह पे ग्रो होके बेटा जी यहाँ पे उसे स्लिपरी नेचर देने का काम करेगी। वहीं पर अगर हम इसके लिए बायोलॉजिकल टर्म यूज करते हैं, इस डिवीजन का नाम रखते हैं बेटा यहाँ पे मायोक्सा माइकोटा। कोई नया वर्ड नहीं है, सिर्फ एक लैटिन भाषा से लिया वर्ड है बेटा जी यहाँ पे। मायोक्सा वर्ड का मतलब होता है स्लाइम। मायोक्सा वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा, स्लाइम, और यहाँ पे माइकोटा वर्ड का मतलब है फंगस। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मोल्ड है बेटा जी, इसका मतलब भी क्या होता है, फंगस। जब आप फंगस वाला किंगडम पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे पिंक मोल्ड, ब्लैक मोल्ड, तो ये सब वर्ड आएंगे बेटा जी यहाँ पे आपके। तो हम बातें करेंगे बेटा जी यहाँ पे, ये एक स्लाइम बोर्ड है, एक स्लिपरी फंगस है। या हम इसके डिवीजन का नाम रखते हैं मायोक्सा माइकोटा, मतलब स्लाइमी फंगस, सेम वर्ड का मतलब है। अगला वर्ड आता है ये माइकोटा वर्ड, आपको आगे फिर सुनने को मिलेगा। मैं वर्ड लिखूंगा बेटा जी माइकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द फंगस। द स्टडी ऑफ द फंगस इज नोन एज माइकोलॉजी। वैसे मैंने कह दी माइकोटा फंगस, उसकी स्टडी को बोलते हैं यहाँ पे माइकोलॉजी। अब पॉइंट आता है स्लाइम बोर्ड हमें मिलता कहां है। तो जैसा कि आप शुरुआत करें, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बेटा जी, हैबिटेट। हैबिटेट में पहली बार कुछ चेंज आ रहा है। आप लोग अभी तक ये कहते हैं सर ये प्रोटिस्टा जो है वो एक्वेटिक है, या तो फ्रेश वाटर में, या फिर वो मैराइन में है, या फिर वो डैम्प सोइल मिलता है, मतलब गीली मिट्टी मिलता है, दलदली वाली जगह मिलता है, या फिर सर वो हमें एज ए पैरासिटिक फॉर्म में दिखाई देता है। मैंने कहा बट ये लैंड पे ग्रो करेगा, ये टेरिस्ट्रियल है बेटा जी। कैसे प्रोटिस्ट है ये, टेरिस्ट्रियल प्रोटिस्ट है ये। अब ये कहां ग्रो करेगा, इट मेनली ग्रो ऑन द वेजिटेशन, मेनली आपके लॉन में जहां घास उग रही है, या आप कह सकते हो पार्क में, गार्डन में जहां पे घास उगती है, ये उसके ऊपर अपने आप को ग्रो कर लेता है। तो मैं कहूंगा बेटा जी, कई बार आपने फील किया होगा, आप जब घास वगैरह पे चल रहे होते हो तो वो बड़ी स्लिपरी होती है और आप उस पर रिपट के गिर जाते हो। वो जो स्लिपरी नेचर होता है वो होता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द बेटा जी स्लाइम मोल्ड की वजह से। ठीक है, ये मेनली ग्रो कहां करता होता है, वेजिटेशन में, आपके गार्डन वगैरह में, लॉन वगैरह में इजिली अपने आप को ग्रो कर लेता है। चलिए अब अगला वर्ड आता है, सर हम इसका स्ट्रक्चर को अगर पढ़े तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसका स्ट्रक्चर बड़ा यूनिक है बेटा। क्या यूनिक इसका स्ट्रक्चर, हम अगर इसके सोमेटिक सेल को देखें, अब पॉइंट है सोमेटिक सेल का क्या मतलब है। हमारी बॉडी में बेटा दो तरह की सेल होती है। जिस सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हम कहते हैं वो सेल होती है सोमेटिक, और जो सेल रिप्रोडक्शन में यूज होती है हम कहते हैं वो सेल होती है रिप्रोडक्टिव सेल, या हम उसको बोलते हैं जर्म सेल। जैसे हमारा स्पर्म और ओवम तो है रिप्रोडक्टिव सेल, या उनको हम बोलते हैं जर्म सेल, और जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है वो सेल क्या है बेटा, यहाँ पे सोमेटिक सेल है। वैसे फंगस में सोचिएगा, वैसे स्लाइम बोर्ड में सोचिएगा बेटा जी। अब ये एक ही सेल का बना है, तो जो सेल यहाँ पे ग्रो कर रही है, जो लोन में ग्रो कर रही है, वो सेल कौन सी बेटा जी, यहाँ पे सोमेटिक सेल है। बट जिस सेल के थ्रू अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगी उसकी रिप्रोडक्टिव सेल। तो मैंने कहा इसके अगर सोमेटिक सेल को देखोगे तो मैं कहूंगा सोमेटिक सेल डू नॉट हैव सेल वॉल। इसके सोमेटिक सेल के बाहर सेल वॉल नहीं है। जबकि आप ये कहते हो सर फंगस जो होती है उसके बाहर तो सेल वॉल होती है, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा जी यहाँ पे। और फंगस के बाहर जो सेल वॉल होती है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगस की बेटा सेल वॉल किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। पर मैंने कहा इसकी सोमेटिक सेल के बाहर तो सेल वॉल है ही नहीं। बट reproductive cell that is spore have cell wall। ये बेटा
नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोमेटिक सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, बट रिप्रोडक्टिव सेल के जब ये रिप्रोड्यूस करेगा थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन, तो जब वो स्पोर बनने वाला है उस स्पोर के बारे में क्या दिखाई देगी, सेल वॉल दिखाई देगी। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट बेटा जी, इसके बाहर जो सेल वॉल होगी, दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। मतलब ये फंगस से किस तरह डिफर कर रहा है, फंगस के बाहर तो सेल वॉल है, और सेल वॉल किसके बनी, सोमेटिक, सेल वॉल बनी है काइटिन की। मैंने कहा यहां तो सेल वॉल ही नहीं है भाई सोमेटिक सेल के, और रिप्रोडक्टिव सेल के बाहर जो यानी कि स्पोर के बाहर जो सेल वॉल है वो भी किसकी बनी, सेलुलोज की बनी। ठीक है, अगला पॉइंट बेटा जी, यहां पे आप इसके जब लाइफ साइकिल को पढ़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे इसकी लाइफ साइकिल में बेटा जी यहां पे अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बनने वाला है। आप बातें करोगे सर, अमीबा तो हमने एनिमल वाले प्रोटिस्ट में पढ़ा था, अमीबॉइड प्रोटोजोआ में पढ़ा था। मैं कहूंगा इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइफ साइकिल को जब पढ़ेंगे तो सिलेक्शन दिखाई देगा, एक बार वहां पे ऐसा ही इररेगुलर अमीबा लाइक स्ट्रक्चर यहां भी बनेगा। मतलब यहां ये एनिमल के साथ अपने को सिमिलरिटी को शो कर रही है। जैसे एनिमल सेल होती है बेटा जी, जिसके बाहर बेटा जी यहाँ पे सोमेटिक सेल, अगर जो एनिमल के सेल होते हैं उनके बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, वैसे मैंने कहा इसके सोमेटिक सेल के बाहर भी क्या सेल वॉल एब्सेंट है। आपने कहा सर ये भी अमीबा लाइक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, यहाँ पे शो करती है। और अच्छे वर्ड आते हैं बेटा जी, इसके अंदर भी बेटा जी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। इसका क्या मतलब है, ये भी यहां पे नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये कुछ ऐसे करेक्टर हैं इसके जो एनिमल के साथ मैच करते हैं, जो एनिमल के साथ मैच करते हैं। बट इसका अगर आप न्यूट्रिशन देखोगे, इसका बेटा अगर आप न्यूट्रिशन देखोगे तो इसका न्यूट्रिशन होता है बेटा जी यहां पे सैप्रोफाइटिक। मतलब ये डेड और डीके प्लांट के ऊपर फीड करती है। तो मैंने कहा इसका न्यूट्रिशन जो है बेटा जी वो मैच करता है विद द फंगस, इसका न्यूट्रिशन जो है वो मैच करता है विद द फंगस, बट इसका सेल का स्ट्रक्चर मैच करता है विद द एनिमल। तो हम कहते हैं स्लाइम बोर्ड को हमने एक और नाम दिया, दे आर नोन एज एनिमल फंगस। हम बेटा इन्हीं का नाम क्या रखते हैं, एनिमल फंगस भी बोल देते हैं। यहाँ पे क्यों बोल देते हैं कि भाई इनका स्ट्रक्चर एनिमल सेल के साथ ही मैच करता है, और फंगस जैसा भी इनका नेचर है फंगस के साथ मैच कर रही है बेटा जी यहाँ पे ये इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। और मैं कहूंगा बेटा जी एनिमल की तरह इसके सेल के बाहर भी सेल वॉल एब्सेंट है, बट याद रखना ओनली सोमेटिक सेल के बाहर सेल वॉल एब्सेंट है, यहाँ पे आपके रिप्रोडक्टिव सेल के बाहर सेल वॉल है। ये चीज हमसे अलग है। आपने कहा इसका भी अमीबा लाइक स्ट्रक्चर जो हमने एनिमल प्रोटिस्ट में पढ़ा है बेटा जी यहाँ पे, हमने कहा इसका भी अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, मतलब ये भी नॉन फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, हमने कहा फिर इसका मोड क्या है, हमने कहा सैप्रोफाइटिक, मतलब ये डेड एंड डीके प्लांट में फीड करती है। आपने ऐसे वर्ड पढ़ा था बेटा जी फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ के अंदर सैप्रोजोइक, जोइक वर्ड का क्या मतलब था, एनिमल को डेड एंड डीके एनिमल में फीड करती है। यहां मैंने वर्ड लिखा है सैप्रोफाइटिक को डेड एंड डीके प्लांट में फीड करती है। मैंने अभी तो बताया इसका हैबिटेट कैसा है बेटा जी, यहाँ पे ये वेजिटेशन पे अपने आप को ग्रो करती है। तो डेफिनेटली वहां जो ग्रासेस वगैरह डीके हो रही होगी उनके ऊपर क्या करेंगे बेटा जी, यहाँ पे फीड करने का काम करेंगे। यहां तक ये पॉइंट समझ में आते हैं। चलिएगा अब एक अच्छी बात और करते हैं बेटा जी यहाँ पे, अगर हम बातें करें इसके बॉडी के कलर को लेकर, तो मैं बातें करूंगा बेटा जी इट शो वाइड रेंज ऑफ कलरेशन। It's so wide range of coloration. ऐसा नहीं है कि सर क्लोरोप्लास्ट इसके पास नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, तो इसका कलर कैसा होगा। मैं कहूंगा भाई इसके पास कलर्ड पिगमेंट होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, उसके अलावा कुछ और कलर्ड पिगमेंट इसके साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसकी वजह से ये अलग अलग तरह के कलर दिखाई देंगे, विद द स्पीशीज इसमें अलग अलग कलर के स्लाइम मोड दुनिया में प्रेजेंट होते हैं। मेरे तो मैं कहूंगा ये वाइड रेंज ऑफ कलरेशन को शो करते हैं। ऐसा ही आप एक फीचर पढ़ोगे फंगस के अंदर, फंगस का कलर दिखाई देगा, कोई ब्लू फंगस है, कोई पिंक फंगस है, कोई ब्लैक फंगस है, वहां भी वाइड रेंज ऑफ द कलरेशन आएगा फंगस में। वैसे मैं यहां बातें कर रहा हूं, ये भी बेटा जी वाइड रेंज ऑफ द कलरेशन को शो करती है। ये इसके फीचर जो मैच कर रहे हैं किससे बेटा जी, यहाँ पे फंगस से। ठीक बात है। यहाँ पे
इसका न्यूट्रिशन जाना आपने, इसके सेल वॉल के बारे में बातें कर ली, कहां ग्रो करेगा, सेल वॉल एब्सेंट है, बट स्पोर की बात क्या है यहाँ पे, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब जो स्लाइम बोर्ड होता है दुनिया में वो दो तरह का होता है बेटा जी। अब हम उसकी बातें करते हैं, हम उसकी लाइफ साइकिल को थोड़ा यहां समझ के कोशिश करते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे दो तरह का बेटा जी यहाँ पे आपका स्लाइम बोर्ड होता है। एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे एसेलुलर, और एक का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे सेलुलर स्लाइम बोर्ड, और एक का नाम होता है बेटा जी एसेलुलर स्लाइम बोर्ड। नाम आपको अभी समझ में आएगा, पहले कहानी को समझ के देखो, इसके पहले इसके पूरे कंडीशन को समझो, फिर इसका नाम समझाऊंगा बेटा जी। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी लाइफ की हमने शुरुआत की बेटा जी यहाँ पे कि बाहर ऐसे एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हमने कहा इसका नाम है स्पोर। इसकी शुरुआत करें यहाँ पे स्पोर की, स्पोर कैसे बना, कहां से आया, ये बात आपको अभी पता लग जाएगी। फिलहाल मान के चलो ये स्पोर है बेटा। अब बात आता है सर स्पोर की प्लोइडी क्या है, स्पोर है कैसा, हैप्लोइड है या डिप्लोइड है। मैं कहूंगा भाई इसका स्पोर जो है बेटा जी इट इज हैप्लोइड। अब जैसे कंडीशन फेवरेबल आएगी, कंडीशन कैसे आएगी, फेवरेबल आएगी, और इस स्पोर को प्रॉपर वेट कंडीशन मिलेगी, मतलब गीली कंडीशन मिलेगी, इसे प्रॉपर पानी मिलेगा, तो ये स्पोर अपने आप को ग्रो करेगा, और इन वाटर की वजह से बेटा जी इसकी सेल वॉल अपने आप को ब्रेक करेगी। तो मैंने कहा यहाँ पे स्पोर का बेटा जर्मिनेशन होता है। बेटा स्पोर कब जर्मिनेट करेगा, जब इसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलेगा, इसे प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड वगैरह वहां मिलेगा, तो जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो मैं कहूंगा स्पोर अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पे ग्रो करेगा। जब स्पोर ग्रो करेगा तो क्या होगा, स्पोर की जो वॉल है, स्पोर की वॉल जो होगी बेटा जो ब्रेक कर जाएगी। अब जब स्पोर की वॉल ब्रेक करेगी तो मैं कहूंगा इसके अंदर से बेटा जी सेल निकलेगी, वो सेल अपने आप को डिवाइड करेगी। किस प्रोसेस से बेटा जी, माइटोसिस से। ये हैप्लोइड है तो वो डिवाइड करके जो स्ट्रक्चर बनेगा वो भी बेटा जी हैप्लोइड ही होगा, माइटोसिस से वो डिवाइड करेगी। बट जब वो ग्रो करती है तो वो दो तरह से डिवाइड करती है, या तो बेटा जी ग्रो करके बनाएगी इररेगुलर शेप, इस तरह से अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है मैं कहूंगा ये बन जाता है बेटा जी आपका यहाँ पे मैक्स अमीबा, या तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक बात है। या फिर क्या होती है बेटा जी यहाँ पे, ये कई बार ऐसे इलोंगेटेड फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो हम बोलते हैं ये बनती है बेटा जी यहाँ पे स्वार्म सेल। मैंने ये बोला जब इस स्पोर का जर्मिनेशन होता है तो दो तरह की बातें होती है। जब स्पोर जर्मिनेट करेगा या तो फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा जी यहाँ पे, या फिर ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा जी, ये अमीबा शेप का इरेगुलर स्ट्रक्चर है और फ्लैजिला बेटा जी एब्सेंट है, बट ये इलोंगेटेड है और इसके बाद फ्लैजिला क्या है, प्रेजेंट है। अब आप सोचिएगा इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया तो मैं कहूंगा क्या हुआ होगा, यहाँ पे और भी क्या बन गए होंगे बेटा जी, यहाँ पे ऐसे मैक्स बन गए होंगे, ये भी अपने आप को डिवाइड करेंगे। किस प्रोसेस से बेटा जी, माइटोसिस से। तो मैं क्या कहूंगा बेटा जी यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे ही इलोंगेटेड स्वार्म सेल बन गई। अभी तक कहानी शुरू नहीं हुई, कहानी अब शुरू हो रही है। तो उसने स्पोर ने अपने को जर्मिनेट किया है और दो तरह की सेल निकली, या तो मैक्स में या फिर बेटा जी यहाँ पे स्वार्म सेल। अब क्या हुआ, या तो ये दोनों सेल आपस में फ्यूज हो गई, मैंने कहा इन दोनों का हो गया सिनगेमी, मतलब इन दोनों का हो गया बेटा जी फ्यूजन, या मैं कहूं ये दोनों सेल फ्यूज हो जाए। याद रखना ये दोनों कभी फ्यूज नहीं होगी, या तो दोनों स्वार्म सेल फ्यूज होगी या फिर दोनों माइक्स अमीबा फ्यूज होगी। और जब ये फ्यूज होगी तो यहां पे मैं कहूंगा स्ट्रक्चर जो बनता है वो स्ट्रक्चर कहलाता है बेटा जी यहाँ पे जाइगोट। तो अब जरा सोचिएगा, हैप्लोइड सेल पर दो अगर हैप्लोइड सेल फ्यूज हुई होगी तो जो जाइगोट होगा बेटा जी वो कैसा होगा, इट बिकम डिप्लॉइड। ये कैसा है बेटा जी, डिप्लॉइड। अब याद रखना बेटा जी यहां स्पोर की वॉल ब्रेक हो चुकी, इसका मतलब मैक्स अमीबा के बाहर भी सेल वॉल नहीं है,
किसके बाहर भी सेल वॉल नहीं है, क्योंकि ये सेल वॉल तो पीछे रहेगी। मैंने कहा जब ये स्पोर ग्रो करता है उस टाइम पे ये सेल वॉल ब्रेक हो जाती है, मैंने लिखा हुआ है, मतलब इन स्ट्रक्चर के कहीं भी बाहर सेल वॉल नहीं है। ये अपने आप को ग्रो करने वाला जो स्ट्रक्चर उसके बाद सेल वॉल क्या है बेटा, अब्सेंट है, मतलब सोमेटिक सेल के बाहर सेल वॉल अब्सेंट है। ये बात मैंने आपको समझाई। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है बेटा। अब ये जाइगोट अपने आप को ग्रो करेगा। अब डिवीजन कैसे होता है वो खास बात है। इसमें न्यूक्लियस तो टूट के दो बन जाएंगे बट सेल नहीं टूटेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, यहां पे आपको दिखाई देगा सर ऐसे ही दो न्यूक्लियस बन गए। मैं कहूंगा कंडीशन बनेगी बेटा जी यहां पे बाई न्यूक्लिएटेड। सर ऐसे ही अब कंडीशन फेवरेबल है तो ये ऐसे अपने आप को ग्रो करेगा, बट सेल डिवाइड नहीं कर रही है और न्यूक्लियस यहां पे डिवाइड होता हुआ जा रहा है। और अगर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा तो क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे इट कैन ग्रो अप टू द सेवरल फीट इन साइज। ये सेवरल फीट जितना बोल सेवरल फीट का 8-10 फीट तक का बेटा जी अपने आप को ग्रो करने के साइज में बहुत ही बड़ा अपने आप को ग्रो करेगा। सेल एक ही है, देखो बेटा सेल एक ही है बट उसमें कंडीशन कैसी है, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट में कहूंगा ये जो कंडीशन है बेटा जी वो कहलाती है प्लाज्मोडियम। अब ये बन गया बढ़िया सा क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम क्या है। आपने पढ़ा था सर स्पोरोजोआ में, वहां एक जीनस का नाम था प्लाज्मोडियम जो हमें मलेरिया कोज करता है। यहां मैंने कहा कंडीशन का नाम है प्लाज्मोडियम। कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय द प्लाज्मोडियम कंडीशन, मैंने कंडीशन का नाम पूछा तो आप कहोगे इट इज ए मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इन द स्लाइम बोर्ड ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो वो अपने आप को ग्रो करता है यहाँ पे, एंड इट कैन ग्रो अप टू द सेवरल मीटर इन द साइज एंड द कंडीशन इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। सेल एक ही है बट मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो नाम क्या लिखा है मैंने बेटा जी, नाम को आप समझो यहाँ पे ए सेलुलर, एक को याद रखो, एक ही सेल है बट हैव द सेवरल मीटर साइज। एक ही सेल है बट मीटर जितना लंबा उसका साइज हो गया, 1-2 मीटर नहीं 8-10 मीटर उसका साइज हो गया बेटा जी यहाँ पे, और उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगी। मैं कहूंगी ये जो बात है बेटा जी ये कहलाएगा प्लाज्मोडियम। अब जरा सोचो ये प्लाज्मोडियम किसी प्लांट बॉडी पे ग्रो कर रहा है तो क्या होगा, सर ये वहां से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब धीरे धीरे वहां का न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा बेटा जी, आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, न्यूट्रिशन वहां का खत्म होने लग जाएगा। अब अगर न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा तो इसे प्रॉपर अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये डेड हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा जी यहाँ पे, डेड हो सकता है। तो डेड होगा तो क्या करेगा, मैं कहूंगा ये मरने से पहले बेटा जी यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा। मरने से पहले बेटा जी यहाँ पे रिप्रोडक्शन करेगा। तो रिप्रोडक्शन कैसा करेगा हम उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। मैंने कहा ये क्या करेगा, ऐसे हम मान लेते हैं ये सेवरल मीटर हाइट में ग्रो कर रहा था, इसी में से कुछ पार्ट जो है वो ऐसे इलोंगेट होगा और उसी पार्ट में यहां पे ऐसे स्वेलिंग आ जाएगी। मैंने कहा ये जो डंडे जैसा स्ट्रक्चर आगे ग्रो होता है इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी आपका यहां पे स्पोरोफोर। या इसका नाम रखते हैं बेटा जी यहां पे स्पोरेंजियो फोर। अब जरा इस वर्ड को समझो, मैंने कहा ऐसा जो स्टोक-लाइक स्ट्रक्चर बना उसका नाम होता है स्पोरोफोर। हमेशा याद रखना फॉरवर्ड का मतलब होता है बियरिंग। फॉरवर्ड का मतलब बेटा जी बियरिंग, जो बियर करेगा रखेगा अपने पास, मैं कहूंगा वो क्या है यहाँ पे फोर। मैं कहूंगा या तो मैं इसे बोलूंगा स्पोरोफोर क्योंकि इसके ऊपर स्पोर बनने वाला है, या मैं कहूंगा ये कहलाएगा स्पोरेंजियोफोर। क्यों कहलाएगा बेटा जी, क्योंकि ये जो सेटेलाइट स्ट्रक्चर बना बेटा जी इस सेटेलाइट स्ट्रक्चर का नाम होता है बेटा जी यहाँ पे स्पोरेंजियम। ये सेटेलाइट स्ट्रक्चर जहां पे स्पोर बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे स्पोरेंजियम। अब जरा सोचिएगा कहानी को, सर ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में कहूंगा यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस बैठे हुए हैं, वैसे यहां भी न्यूक्लियस बैठा है। मैं प्लॉइडी अगर आपसे पूछूं तो मैं कहूंगा बेटा जी ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा है, यहाँ पे 2n है, ये डिप्लॉइड है। कैसा है बेटा, यहाँ पे 2n है, ये डिप्लॉइड है। मैंने कहा ये न्यूक्लियस जो है वो 2n है बेटा जी। अब जरा कहानी को समझो, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, इसी के अंदर हुआ बेटा जी मियोसिस। अब अगर मियोसिस होगा तो क्या होगा बेटा जी,
सर अगर ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। तो मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूं बेटा जी। ऐसे हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गया बेटा। इसी न्यूक्लियस के आसपास सेल का कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा, मैं कहूंगा इस तरह से ये सेल बन गई छोटी छोटी बेटा यहाँ पे, और इन सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई, मतलब सेल वॉल बन गई, और इस तरह इसके अंदर यहाँ पे ये स्पोर बन के तैयार हो गया। ठीक है, हम ही कहते हैं जो ये स्पोरेंजियम की कवरिंग होती है इसका नाम होता है बेटा जी यहाँ पे पेरिडियम। फिर ये पेरिडियम ब्रेक करेगा अपने आप को यहां से, और जब पेरिडियम ब्रेक करेंगे बेटा जी तो ये स्पोर यहां से रिलीज हो जाएगा। अब पॉइंट आता है स्पोर का रिलीज होने का तरीका क्या है। मैं कहूंगा स्पोर अपने आप को रिलीज करता है थ्रू द एयर करंट। ये लाइफ साइकिल खत्म हो गई, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल से लाइफ साइकिल है, समझ में आएगी। दोबारा शुरू करते हैं यहाँ पे। सर ये स्पोर था, स्पोर के बाहर सेल वॉल थी। किसकी बनी सेल वॉल है बेटा, यहाँ पे सेलुलोज की बनी सेल वॉल है। जैसे इसे यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल बनेगी तो ये स्पोर की वॉल अपने आप को ब्रेक करेगी, और इससे दो तरह का स्ट्रक्चर निकलता है बेटा जी। या तो निकलता है अमीबा शेप का, इरेगुलर शेप का। अगर इरेगुलर शेप का निकला तो मैं कहूंगा वो बनेगा बेटा जी यहाँ पे आपका माइक्स अमीबा। क्या बनेगा बेटा जी, माइक्स अमीबा। आपने अगर वो इलोंगेटेड शेप का होता है तो मैं कहूंगा वो बनता है बेटा जी यहाँ पे आपका स्वार्म सेल। ठीक है, आपने कहा सर ये अगर माइक्स अमीबा दोनों फ्यूज हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए, तो मैं कहूंगा सिंगेमी हो जाए तो स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट। इसी तरह ये दो सेल में फ्यूज हो जाएगी, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, जाइगोट। मतलब ये तो एक इंटरमीडिएट स्टेज है जो स्पोर से निकल के बनता है। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, लंबे टाइम के लिए सस्टेन नहीं करेगा। इनका काम था फ्यूजन होकर जाइगोट को बनाना, और उन्होंने जाइगोट को बना दिया। ठीक है, अब सर जाइगोट जब बनेगा तो जाइगोट के एम्प्लॉयडी को समझे तो यहाँ पे स्पोर तो सर हैप्लॉइड था, तो मैं कहूंगा भाई दो सेल फ्यूज हुई तो जाइगोट डेफिनेटली क्या है बेटा यहाँ पे आपका डिप्लॉइड है। ठीक बात है। अब आपने कहा सर इसमें क्या होगा, जब ये ग्रो करेगी, जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये ग्रो करेगा, उस टाइम पे न्यूक्लियस अपने आप को डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनेगा, कंडीशन बन जाएगी बेटा जी बाइन्यूक्लिएट की। फिर सर ये ऐसे ही ग्रो करती रहेगी, बट सेल डिवाइड नहीं करेगी, बट न्यूक्लियस डिवाइड करता रहेगा, और सेल अपने आप को ग्रो करती रहेगी। ये पास में जो भी न्यूट्रिएंट होगा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती रहेगी, और ये अपने आप को ग्रो करती रहेगी। अब जब ये ग्रो करेगी तो मैं कहूंगा ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के साथ ये ग्रो कर लेती है अप टू द सेवरल फीटर इन द साइज। तो मैं कहूंगा वो जो एक बड़े साइज का मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का स्लाइम मोड बन गया, उसका नाम बेटा जी प्लाज्मोडियम। तो पेपर में जब प्लाज्मोडियम क्या था बोलोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो है बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका प्लाज्मोडियम। चलिए अब क्या होगा, अब इसने धीरे धीरे वहां का सारा खाना एब्जॉर्ब कर लिया, तो सर वहां खाना एग्जॉस्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा वहां का। तो ये अपने आप को मरने से पहले रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, इसने अपने आप के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया, डंडे जैसा ऊपर एक स्ट्रक्चर निकाला। अभी डंडा जो बाहर निकाला, मैं कहूंगी ये अपने ऊपर स्पोर को बनाएगा, स्पोर को कंटेन करेगा, स्पोर को बियर करेगा। मैंने किसका नाम रख दिया, मैंने यहाँ पे स्पोरोबियर। इसका यहाँ पे जो स्वेलिंग बनी उस स्वेलिंग का नाम होता है स्पोरेंजियम। तो मैंने कह दिया इसका एक और नाम है यहाँ पे स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियम की जो कवरिंग होती है, स्पोरेंजियम की जो कवरिंग होती है, हम उस कवरिंग का नाम रखते हैं बेटा जी यहाँ पे पेरिडियम। पेरिडियम क्या है बेटा यहाँ पे, द कवरिंग ऑफ द स्पोरेंजियम इज नोन एज पेरिडियम। अब क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है बेटा वो तो डिप्लॉइड, क्योंकि जाइगोट में यहाँ पे माइटोसिस सब कुछ बना है बेटा यहाँ पे। तो कहूंगे जो न्यूक्लियस डिप्लॉइड है बेटा यहाँ पे, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस अपने आप को मियोसिस करेगा। मियोसिस आप जानती हो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, जिसके दौरान एक डिप्लॉइड सेल क्या बन जाती है, हैप्लॉइड बन जाती है। तो मैं कहूंगा जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा देखो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे, उन न्यूक्लियस के आसपास साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, उनके आसपास मेम्ब्रेन बन जाएगी, और उसके बाहर बन जाएगी सेल वॉल। और सेल वॉल किसके बनेगी बेटा जी यहाँ पे, सेलुलोज की सेल वॉल बनेगी। और जैसे ही सेल वॉल बन के तैयार हो जाएगी सर, ये स्पोरेंजियम यहाँ पे फट जाएगा, ये स्पोरेंजियम यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएगा। अब जरा सोचो, ये स्ट्रक्चर हवा में है और ये जब ब्रस्ट होगा तो हवा से ही यहाँ पे स्पोर का डिस्पर्सल हो जाएगा। याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड, कि स्पोर का डिस्पर्सल कैसे होता था, कहोगे थ्रू द एयर होता है, थ्रू द एयर होता है। एयर इसे जहां जा लेके जाएगी वही स्पोर जाके गिर जाएगा, वहां जाके इसे अगर फेवरेबल कंडीशन मिली तो ये वहीं पे ग्रो होकर फिर दोबारा इसी लाइफ साइकिल को चलाएगा। इस कहानी का नाम है बेटा जी यहाँ पे ए सेलुलर। क्यों बोला मैंने यहाँ पे इसे, क्योंकि यहाँ पे सेल एक है बट मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, यहाँ प्लाज्मोडियम बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड। अगला पॉइंट बेटा जी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अमीबा शेप का स्ट्रक्चर है, उसका नाम क्या है बेटा जी, माइक्स अमीबा। जो मैंने आपसे कहा था ये अपनी लाइफ में अमीबा शेप का स्ट्रक्चर बनाता है।
मैंने कहा बेटा जी अगर इलोंगेटेड है तो उसका नाम क्या है यहाँ पे स्वाम सेल, तो इनकी शेप के साथ इन बातों को याद रखना। ये हमें कहानी पड़ी किसके बेटा जी यहाँ पे ए सेलुलर स्लाइम बोर्ड की। अब आते हैं कहानी किसकी बेटा जी यहाँ पे सेलुलर की। ये कहानी थी बेटा जी यहाँ पे ए सेलुलर की, वो कहानी आएगी बेटा जी वहां पे सेलुलर की। सुनिएगा जरा, हम इसकी शुरुआत करते हैं बेटा जी। ये हम शुरुआत कर रहे हैं बेटा जी माइक्स अमीबा। क्या बेटा जी माइक्स अमीबा है। ये कैसा है नेचर में, मैं कहूंगा इट इज हैप्लॉइड, और ये अपने आप को ग्रो कर रहा है। ये अपने आप को ग्रो कर रहा है, ये हैप्लॉइड है, बाहर सेलुलर वगैरह एब्सेंट है, ये माइक्स अमीबा अपने आप को ग्रो कर रहा है। सॉरी स्पेलिंग ठीक कर लेना यहाँ पे, अपने आप को ग्रो कर रहा है। कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल है, तो मैं कहूंगा ये डिवाइड करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन, तो क्या हो जाएगा ऐसे बहुत सारे स्लाइम बोर्ड यहाँ पे ग्रो हो रहे होंगे। अब सोचिएगा कंडीशन हो गई यहाँ पे अनफेवरेबल। बेटा कंडीशन कैसी होगी, अनफेवरेबल होगी, तो अनफेवरेबल हो गए तो मरने से पहले इसे पता है कंडीशन फेवरेबल, तो मैं अपने आपको बचाने की कोशिश करूंगा और मैं यहाँ पे एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाऊं ताकि मैं उसे बचा सकूं अनफेवरेबल कंडीशन से। तो क्या करेगा अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, बट रिप्रोड्यूस करने से पहले क्या करेगा बेटा जी, ये यहाँ पे एक केमिकल निकालेंगे, केमिकल का नाम होगा साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बेटा ये केमिकल उन्होंने सीक्रेट की, केमिकल काम करेगा जी कीमो अट्रैक्टेंट का। बेटा ये काम करेगा कीमो अट्रैक्टेंट का, मतलब ये एक सिग्नल का काम करेगा, केमिकल मैसेंजर का काम करेगा, और ये सिग्नल देगा सारे के सारे वहां जो भी माइक्स अमीबा बैठे होंगे उनको सिग्नल देगा कि अपने आप को एग्रीगेट करो। तो मैं कहूंगा इस सिग्नल की वजह से यहां पे प्रोसेस होगा बेटा जी एग्रीगेशन का। प्रोसेस किसका होगा यहाँ पे, एग्रीगेशन का। क्या बनेगा बेटा जी यहाँ पे आपको दिखाई देगा, सर ये अमीबा है, इसी तरह ये सारे जो अमीबा है ये यहां पे ऐसे एग्रीगेट हो जाएंगे सर, और ऐसा एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे। बट डिफरेंस समझो यहाँ पे, अब ये यूनिसेलुलर है तो हमें ये दिखाई देता है जैसे यहां भी बहुत सारे सर एक बड़ा स्ट्रक्चर बन गया, पर मैं कहूंगा भाई इस स्ट्रक्चर में और उसमें डिफरेंस है, वो था मल्टी न्यूक्लिएट का। यहाँ पे कंडीशन कैसे यूनि न्यूक्लिएट के, तो मैं कहूंगा ये प्लाज्मोडियम नहीं है बेटा, इसका नाम रखा जाएगा इट इज सूडोप्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम जैसा है क्योंकि ये भी हाइट में ग्रो हो जाएगा यहाँ पे, बट ये काफी लंबाई में ग्रो हो जाएगा ऐसे एग्रीगेशन की वजह से यहाँ पे, बट ये प्लाज्मोडियम नहीं, क्योंकि प्लाज्मोडियम में कंडीशन कैसी थी, एक ही सेल था, वहां पे मल्टी न्यूक्लिएट था। मैं कहूंगा यहाँ पे कंडीशन क्या है बेटा जी, ये यूनि न्यूक्लिएट है, बट ये सेल का एग्रीगेशन की वजह से बना, तो मैं कहूंगा ये कहलाएगा बेटा जी यहाँ पे सूडोप्लाज्मोडियम। क्या बनेगा बेटा जी यहाँ पे सूडोप्लाज्मोडियम। ये कब हो रहा है, जब कंडीशन अनफेवरेबल है। वो कब हो रहा था, जब कंडीशन कैसी थी बेटा जी, फेवरेबल है। डिफरेंस को समझिएगा बेटा जी, जब कंडीशन फेवरेबल की थी तो वो प्लाज्मोडियम बनाता है, यहाँ कंडीशन जब अनफेवरेबल है तो उसने ऐसा शेप को बनाया। पॉइंट को नोट करना बेटा जी यहाँ। अगला पॉइंट क्या है बेटा जी यहाँ पे, हमें समझ में आता है कि सर अब तक हमने प्रोटिस्टा को पढ़ा है जहां पे एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म होता है। जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें एक चीज दिखाई देती है, डिवीजन ऑफ लेबर। सर अमीबा एक ही सेल का बना है, उसमें सारे काम उस एक ही सेल को करने पड़ते हैं, वहां पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर, उन्होंने अपने काम का बंटवारा कर रखा है। जैसे मैं कहूं मेरी ये आंख, इसका काम है देखना, कान का काम है सुनना, इनका काम है बोलना। मैं कहूंगा हमारे यहाँ पूरे बॉडी ने अपने पार्ट्स को अपने काम के हिसाब से स्पेशलाइज कर रखा है यहाँ पे, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फंक्शन को कैरिड आउट होता है। मतलब हमने अपने कामों को बांट रखा है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ द लेबर है। सही बात है। अगर हमें इवोल्यूशन के अंदर पहली बार डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई दिया, हमें पहली बार
डिवीजन ऑफ लेबर दिखाई दिया तो कहां दिखाई दिया? इन द सेलुलर स्लाइम मोड में। मेरे वर्ड को सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं। फर्स्ट टाइम वी ऑब्जर्व डिवीजन ऑफ लेबर, यहां पे काम का बंटवारा दिखाई दिया। कैसे बेटा जी? ये जो बहुत सारे माइक्स के इकट्ठे हो गए, इन्होंने कहा चलो हम बंटवारा करते हैं और हम रिप्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, बट यहाँ पे एक ही सेल है तो मैं कुछ काम करूंगा, तुम कुछ और काम करो, इस तरह से हम एक ही काम को परफॉर्म करेंगे मिलकर। कैसे बेटा जी? यहाँ पे कुछ माइक्स ने तो बेटा जी यहाँ पे बिहेव करिया एज ए सबस्ट्रेटम, मतलब ऐसे माइक्स इकट्ठे हो गए एंड दे बिहेव एज ए सबस्ट्रेटम। मतलब इनका काम था नीचे जो भी न्यूट्रिशन अवेलेबल है उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर। कुछ ने कहा चलो हम यहां पे क्या करते हैं, इस तरह से अपने आप को अरेंज करके एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, कुछ ने कहा चलो ठीक है मैं यहां पे बनाता हूं ऐसे स्पोरेंजियम, मैं यहां पे रिप्रोड्यूस करता हूं। कहानी को समझ के देखो, वहां पे वो एक सेल थी, उसमें ही वो स्ट्रक्चर बने थे। यहां पे उस एक सेल में सारा काम हो रहा था, वहां पे एक सेल को ही सारा काम करना पड़ रहा था, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था। यहां पे देखिएगा ये जो बहुत सारे माइक्स अमीबा में से कुछ अमीबा ने क्या किया बेटा जी, यहाँ पे सबस्ट्रेटम की तरह बिहेव किया कि हमारा काम है न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। कुछ ने कहा हम यहां बिहेव करें एज ए स्टॉक, और कुछ ने क्या किया हम यहां पे बन जाते हैं स्पोरेंजियम। अब इस स्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? ये एब्जॉर्ब करके ऐसे ट्रांसफर कर रहा है। काम एक ही है, स्पोर को बनाना है, बट काम के उन्होंने क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे बंटवारा कर लिया, डिवीजन ऑफ द लेबर। फर्स्ट टाइम हमें दिखाई दे रहा है बेटा जी यहाँ पे इन द सेलुलर स्लाइम मोड में। मतलब सोचो इवोल्यूशन क्या कहता है, सबसे पहले मोनेरा से कौन आए? प्रोटिस्टा आए, प्रोटिस्टा से आगे कौन आएंगे? मल्टी सेलुलर आएंगे। तो क्या हमें कहीं दिखाई दिया कि वहां पे हमें ऐसा फीचर दिखाई दिया? मैं कहूंगा यस, हमें फीचर दिखाई दिया। ये है तो एक सेल का, बट मिलके काम करना शुरू कर दिया, टिश्यू जैसा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिए यहाँ पे आपका। और पहली बार हमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ द लेबर दिखाई दिया। पहली बार बेटा हमें यहाँ पे डिवीजन ऑफ द लेबर दिखाई दिया। एक स्पोर को बनाने के लिए बेटा जी यहाँ पे ये जो डिफरेंट माइक्स अमीबा है, जो 100, 150, 200 यहाँ पे माइक्स अमीबा है, वो मिलके एक ही काम कर रहे हैं बेटा जी स्पोर को बनाने का। कुछ ने नीचे का सतह बनाया, कुछ ने सबस्ट्रेटम बनाया, कुछ ने डंडा बनाया, कुछ ने यहाँ पे स्पोरेंजियम बनाया, तो डिवीजन ऑफ द लेबर किया। गेटिंग माय पॉइंट? मैं कहूंगा बेटा जी यहां पे देखिएगा ये सब कुछ हैप्लॉइड है, सब कुछ हैप्लॉइड है। तो यहां पे स्पोर बनेगा किस प्रोसेस से बेटा जी? यहां पे आपका माइटोसिस से। पॉइंट को नोट करो, यही समझने वाली पॉइंट है, यही आपके क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी यहाँ पे। जब आपने इस सेलुलर पढ़ा तो वहां पे आपने कहा था स्पोर बनता है मियोसिस से, क्योंकि प्लाज्मोडियम डिप्लॉइड था। यहां पे सूडोप्लाज्मोडियम हैप्लॉइड है, क्योंकि ये हैप्लॉइड सेल से बना है। ये अनफेवरेबल कंडीशन में बना है। वो कब बना था? ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन बना था। वहां पे जब स्पोर बनता है तो आपने कहा था वो डिप्लॉइड से बनता है, यानी कि मियोसिस के प्रोसेस से बनता है। यहां पे स्पोर बना है बेटा जी, सब चीज यहां पे हैप्लॉइड है, तो स्पोर बना है बेटा जी यहां पे माइटोसिस के प्रोसेस से। और ये स्पोर अगर लिबरेट होगा तो आप कहोगे सर ये स्पोर के बाहर है सेल वॉल और इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस बैठा हुआ है। जब कंडीशन आएगी फेवरेबल, आपने कहा सर यहां मैं लिख देता हूं स्पोर जर्मिनेशन। तो क्या होगा? मैं कहूंगा भाई ये स्पोर की वॉल अपने आप को ब्रेक करेगी, और उससे ये निकल के आ जाएगा माइक्स अमीबा। कहानी को समझ के देखो बेटा, कहानी का तोड़ कर दिया हमने। कहानी का बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। माइक्स अमीबा है, ये इस तरह से काम कर रहा है। यहां पे हमें दिखाई दे रहा है सेलुलर में बेटा जी, यहाँ पे हमने देखो नाम को लिखा सेलुलर, एक नहीं बहुत सारी सेल है यहाँ, देखिएगा। यहां प्लाज्मोडियम का नाम क्या है बेटा? सूडो प्लाज्मोडियम है। यहां पे ये जो बना, यहां पे दिखाई दे रहा है मुझे डिवीजन ऑफ द लेबर। स्पोर जो बना वो बना बेटा जी माइटोसिस के प्रोसेस से। स्पोर के बाहर क्या है बेटा? सेलुलोज है, जो किसके बने हैं यहाँ पे बेटा जी? आपकी सेलुलोज की बनी। चीजें सेम है, वैसा ही काम वहां भी हो रहा था, बट डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पकड़ो बेटा जी। तो मैं आपसे पूछूं, इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन एडवांस कौन सी स्लाइम मोड है?
ए सेलुलर एडवांस है या सेलुलर एडवांस है? ज्यादा एडवांस कौन, या मैं कहूं क्लोज टू द फंगस कौन है? ये ज्यादा क्लोज है या ये ज्यादा क्लोज है? मुझे आंसर बताओ इसका। मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आप जब इस वीडियो को देखोगे तो उस वीडियो को देख के मुझे आप मैसेज करोगे आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा एडवांस है। मेरे वर्ड को समझना, यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर बन रहे हैं और मल्टीसेलुलर में काम होता है डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप दिमाग लगा के मुझे बताओ और सोचो इस पॉइंट को जरा यहाँ पे, विच इज मोर क्लोजर टू द फंगस? इवोल्यूशन के अंदर ज्यादा क्लोज फंगस के कौन है, ए सेलुलर या सेलुलर, और क्यों है? सोचिएगा बात को और मुझे ड्रॉप में ये मैसेज, जब आपको आंसर पता लगे तो मुझे बता, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ये आंसर आपको यहाँ पे, बट फिलहाल आप आंसर को जानने की कोशिश कीजिएगा। लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं आपके लिए, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं और प्रोटेस्टेंट हमें कुछ एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है, तो एक छोटा सा वीडियो और आपको बना के भेजेंगे। फिलहाल इस बात को जानिए यहाँ पे, जब तक इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करना, मुझे बताना। चलिएगा, थैंक यू।